नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक। आजादी के बाद पटना में पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे होंगे शामिल। तो बिहार चुनाव को लेकर खास तौर से रणनीति तैयार की जाएगी। सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने पर मंथन होगा। तो मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आजादी के बाद पटना में पहली बार कांग्रेस कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक आज होगी। और बैठक लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता की मौजूदगी में होगी। तो बिहार चुनाव को लेकर पार्टी नेतृत्व ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच उसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। तो देखिए, बड़ी ये बैठक और सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा अक्टूबर में किसी भी समय होने की उम्मीद है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी की तात्कालिक प्राथमिकता सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देना और सीटों के समीकरणों व स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मजबूत उम्मीदवारों का चयन करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला बाद में लिया जाएगा। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पलायन, बेरोजगारी, अपराध और महिला सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी कार्य समिति सदस्य शामिल होंगे। कांग्रेस लगातार विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करने से बचती रही है, जबकि राजद ने बार बार इंडिया ब्लॉक समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी को इस भूमिका में पेश किया है, जिससे विपक्ष को पार्टी पर हमला करने का मौका मिल गया है। अब सबकी निगाहें आज सदाकत आश्रम में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर टिकी हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी? आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है और बड़ा मंथन बिहार चुनाव को लेकर किया जाएगा, और क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन से बस है जो आचार संहिता लागू होने में, और इसको लेकर जो है सभी दल जो है अपने अपने तरह से तैयारी करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज जो है कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक है, और यह बैठक में जो है कल देर शाम जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंच चुके थे, और इस बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग शामिल होंगे। लगभग इस बैठक में बताया जा रहा है कि 225 नेता से ज्यादा नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, और यह बैठक जो है इसलिए भी किया जा रहा है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो एजेंडा रखा जाए। कांग्रेस किस तरह से अपने दल को और अपने को मजबूत करे, या सीटों को लेकर जो है बाकी महागठबंधन के दल है उस पर जो है किस तरह से ज्यादा सीट उनको मिल सके, तो इसके लिए भी यह बैठक है। साथ ही साथ इसमें जो है जो जीते हुए कैंडिडेट है, जो जीते हुए कैंडिडेट है उसको लेकर भी जो है, और जो कैंडिडेट सीट बन रहे हैं तो इसके लेके भी जो है बैठक किया जाएगा। कुल मिला के ये है कि कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेता हैं और मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो सभी लोग जो है आज बिहार में रहेंगे, और यह बैठक 10 बजे दिन से 3 बजे दोपहर तक चलेगी। और हमारे सूत्र जो बताते हैं कि इस बैठक के बाद जो है कांग्रेस जो डिसाइड करेगी कि हमको बिहार में कितने सीट पर लड़ना है, उस सीट का लिस्ट जो है महागठबंधन के जो दल है उनको भेजा जा सकता है, और उसके बाद जो है आरजेडी में भी जो है इस सीट को लेकर जो है शाम में बैठक हो सकती है। बिल्कुल, देखिए क्या कुछ उस बैठक में निकलता है ये देखना होगा। ठीक है, आप बने रहिएगा दानिश हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा, जहां बिहार के रण में अकेले उतरेगी एआईएमआईएम। आज से शुरू होगी ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा। आज से ओवैसी की 4 दिवसीय ये यात्रा है, जिसकी शुरुआत होगी। क्षेत्रीय मुद्दों पर एआईएमआईएम का जोर है। आरजेडी के लिए टेंशन की वजह बने हैं ओवैसी। तो 2020 में ओवैसी की पार्टी ने जीती थी 5 सीटें। तो देखिए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के रण में अकेले उतरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इसी क्रम में वे आज से अपनी 4 दिवसीय सीमांचल यात्रा शुरू करेंगे, जिसका
उन्होंने सीमांचल न्याय यात्रा को नाम दिया है। ओवैसी थोड़ी देर में अपनी सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और इस यात्रा के दौरान वे कई इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही अपनी यात्रा में इलाके के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी उजागर करेंगे। ओवैसी ने अपनी इस यात्रा के ऐलान से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन ओवैसी की तमाम कोशिशों के बावजूद आरजेडी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला था। इसके बाद ओवैसी ने बिहार चुनाव में अकेले उतरने का फैसला कर लिया है। तो सीमांचल न्याय यात्रा इसी तैयारी का हिस्सा है और किस तरीके से अपने दम पर AIMIM काम करती है ये देखना होगा। तो मोहम्मद दानिश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट AIMIM किस तरीके से काम करेगी बिहार में, क्योंकि देखिए अपने दम पर उतर रही है, 2020 में 5 सीटें भी जीती थी, आगे भी इस यात्रा के माध्यम से कितनी उम्मीदें की जा रही हैं? जी देखिए, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कल बिहार पहुंच चुके थे और वो आज अपनी सीमांचल न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और इस यात्रा के तहत जो 4 विधानसभा में जाएंगे और चारों विधानसभा में जनता की जो है अपने बात को रखेंगे, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि ये 4 विधानसभा या टोटल पिछले विधानसभा चुनाव में वो 5 सीट जीते थे, जो वो सीमांचल क्षेत्र के ही थे। तो कहीं ना कहीं वो सीमांचल क्षेत्र फिर से चाह रहे हैं कि जो उनके कैंडिडेट हो और वो फिर से जीते, क्योंकि पिछले जो कैंडिडेट थे उसमें से 5 में से 4 जो है वो आरजेडी में बाद में शामिल हो गए थे। तो इसी को लेकर जो है वो अपनी जो जीती हुई सीट है उसको फिर से वो मजबूत करना चाह रहा है। साथ ही साथ उनका दौरा जो है दरभंगा मधुबनी जो मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है उधर भी उनका दौरा होने जा रहा है। दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर इसमें भी है। तो कुल मिला के ये माना जा रहा है कि जो AIMIM जो है वो लगभग 40 सीट पर अपनी तैयारी मजबूती पेश करने जा रहे। लगातार वो अपने आप को महागठबंधन में शामिल करने की कोशिश में थे। उनके नेता जो है, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है और प्रवक्ता है, वो लगातार जो है आरजेडी के नेताओं से अपने संबोधन में पूछते थे कि हमको शामिल कीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ढोल नगाड़े के साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के जो है उनके 10 नंबर आवास पर भी जो है कहते कि हम लोग को शामिल किया जाए। तो लगातार आरजेडी और या महागठबंधन जो है वो नहीं शामिल किए, इसको लेकर जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो है ये यात्रा निकालना है। और ये यात्रा में जो है अपने पुराने जो जीते हुए सीट है उसको कम से कम जो है मजबूती से लड़े, इसलिए ये यात्रा बनाई। बिल्कुल। और दानिश, देखिए तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन उधर से जवाब नहीं आया था। लेकिन ऐसे में क्या समीकरण बिगाड़ सकते हैं AIMIM अगर देखा जाए तो? जी, अगर देखा जाए तो AIMIM जो है पिछले 5 साल से कहीं ना कहीं अब और मजबूती में है। जो पिछले चुनाव में वो 5 सीट निकाले थे, क्योंकि वो 35 सीट पर लड़े थे, बाकी उनके दल के नेता लड़े थे। तो कहीं ना कहीं सब जगह वो वोट काटे थे। मगर इस 5 साल में जो है AIMIM के चाहने वाले या AIMIM को मानने वाले, इसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। अगर ये सभी सीट पर कैंडिडेट उतारते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन को कर सकते हैं। मगर आरजेडी की जो शीर्ष नेता है वो लगातार बोलते हैं कि हम लोग जो है अपने बिहार के चुनाव के लिए कर रहे हैं और हम लोग ना तेलंगाना में जाके चुनाव लड़ते हैं। जिसकी कुछ ही दिन पहले जो है तेजस्वी यादव से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम तेलंगाना में हम नहीं जाते हैं और हम अपना बिहार लड़ रहे हैं और उनके एजेंडा और हमारी एजेंडा अलग अलग है, तो इसलिए वो शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कुछ सीटों पर AIMIM की पकड़ अच्छी बन जाए, इस वजह से नुकसान हो जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया दानिश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां ईडी का बड़ा एक्शन। आदिवासी भूमि घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। रांची और दिल्ली में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की जांच। आदिवासी जमीन को सामान्य भूखंड में बदला गया, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध आय के रूप में दिखाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईडी ने आदिवासी स्वामित्व वाली भूमि से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच के सिलसिले में रांची और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने रांची में 6 से अधिक स्थानों पर और दिल्ली में 3 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की कई टीमें संपत्ति के दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की जांच के लिए तैनात की गई हैं, जो कथित तौर पर जमीन के सौदागरों, बिल्डरों और बिचौलियों से जुड़े एक घोटाले से संबंधित है। रांची में कई प्रमुख स्थानों जैसे कांके में कांके रिजॉर्ट,
रतु रोड पर सुखदेव नगर, काडरू, बरियातू और अशोक नगर में छापेमारी की गई। इसके अलावा दिल्ली में भी प्रभावशाली जमीन दलालों और उनके सहयोगियों से जुड़े स्थानों पर तलाशी ली गई। ये कार्रवाई काके ब्लॉक के चामा मौजा में धोखाधड़ी से जुड़ी है, जहां आदिवासी जमीन को नकली दस्तावेजों के जरिए सामान्य भूखंड में बदला गया और फिर ऊंची कीमतों पर बेचा गया। जांचकर्ताओं को शक है कि इन सौदों से प्राप्त धन को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध आय के रूप में दिखाया गया था। ईडी की जांच के दायरे में कथित भूमि माफिया कमलेश कुमार सिंह और काके रिजॉर्ट के मालिक बीके सिंह शामिल हैं, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इन छापेमारी में उनके करीबी लोग जैसे प्रॉपर्टी डीलर और दस्तावेज बनाने वाले लोग भी शामिल हैं। यह पहली बार नहीं है जब एजेंसी ने इस मामले में कार्रवाई की है। इससे पहले पिछले साल 10 जुलाई को ईडी की एक टीम विवादित जमीन के प्लॉट की जांच के लिए काके गई थी। ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से अब इस पूरे मामले को सुलझा रही है ईडी, लगातार एक्शन में नजर आ रही है? देखिए उन्नति, मैं बताऊं कि जो है ईडी जो है लगातार दबिश बनाई हुई है। लगातार इस बार भी फिर से एक बार कांके की एक जमीन है जो कांके रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है, उस पर जो है ईडी ने कल पहले सुबह जो है तड़के सुबह जो है छापा मारा था और जो है बीके सिंह जो कांके रिसोर्ट के जो संचालक है या मालिक है बीके सिंह और उनके साथ है अनिल झा है जो दुर्गा डेवलपर के भी संचालक हैं, उनके साथ गुंजन सिंह। तो ये जो अरगोड़ा में कटहल रोड स्थित और रांची के 6 जगह से लेकर और रांची सहित दिल्ली में 9 जगहों पर ये एक जो है ईडी छापेमारी करती है और जो है छापेमारी में जैसे सूत्र बता रहे हैं कि वहां से जो है काफी सामान बरामद हुआ है, रुपये बरामद हुए हैं, कुछ डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं और जो है वो नगद की 50 लाख से नगद बरामद हुए हैं, बैंक से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं और जो है नोटों को गिनती करने के लिए जो है मशीन लाया जा रहा है और इस तक पता चलेगा कि आखिर ये कितने तक इसमें कैश का रहा है। अभी तक ईडी जो है इसमें कोई खुलासा नहीं किया। मामला देखिए ये बहुत पहले भी पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कमलेश सिंह जो है ईडी जो है उनके ठिकानों पर काके का जब जमीन पर जो आदिवासी जमीन है उसको बदल करके और उसको सीओ के साथ मिलकर ये जब घपला किया गया था और उसकी रजिस्ट्री कराई गई थी, म्यूटेशन कराया गया था, तो उसमें एक सीओ की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कमलेश कुमार जो हैं जिनके साथ पिछले बार कुछ दिन पहले जो है उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 1 करोड़ रुपया नगद बरामद हुए थे, राइफल की गोलियां बरामद हुई थी और कुछ जो है प्रतिबंधित चीजें जो है वो बरामद हुई थी और वो जो है ईडी उनको उस समय समन की थी और ईडी उनको उस समय गिरफ्तार की थी। अभी फिलहाल वो जेल में बंद है। उसी कड़ी में जो है दुर्गा डेवलपर बीके सिंह और अनिल झा के ठिकानों पर भी जो कल जो है लगातार जो है ईडी ने दबिश बना और काफी रुपया कुछ बरामद हुआ है। जी उन्नति, बिल्कुल, देखिए लगातार रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि दिल्ली के भी कई ठिकानों पर जो यहाँ पर भी लगातार एक्शन जारी है और सबूत खंगाल रही है ईडी। देखिए उन्नति, मैं बताऊं कि ये जो है ना यहाँ 6 ठिकानों पर जो है कटहल मोड़ स्थित और जो है बीके सिंह का उनका जो पर्सनल जो घर था वहाँ पे गुंजन सिंह के आवास पर अनिल झा के आवास पर होती है, लेकिन दिल्ली में भी उनके 3 ठिकानों पर वहाँ भी एक साथ जो ईडी ने छापा मारा है और वहाँ से भी ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहां से भी काफी रुपया और काला चीज जो है वो काला धन जो है वहां से प्राप्त हुआ है। कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, बैंक के कागजात प्राप्त हुए हैं और सोने और चांदी भी बरामद हुई है। तो अब लगातार जो है इधर आज भी उस पर चल रही है। अनिल झा जो है सो अनिल झा और जो है गुंजन सिंह के आवास पर जो रुपयों का जो जखीरा जो बरामद हुआ था उसके लिए सरकार जो है वो नोटों को गिनती करने वाली मशीनें मंगवाई जा रही है और ये तब पता चल पाएगा कि आखिर ये कितनी की संपत्ति रही है। जी उन्नति, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका तमाम जानकारी के लिए।
छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू का एक्शन, छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा की कार्रवाई, बघेल सरकार में उप सचिव रही सौम्या पर कार्रवाई। उप सचिव रही सौम्या की 8 करोड़ की संपत्तियां जब्त, सौम्या चौरसिया की 16 संपत्तियां जब्त की गई हैं। तो चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया की 16 संपत्तियां जब्त कर ली। इन संपत्तियों की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि सौम्या ने ये संपत्तियां अपनी आय से अधिक साधनों से जुटाई हैं। सौम्या चौरसिया 2018 से 2023 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत थी। यह राज्य में पहला मामला है जब किसी अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति को ईओडब्ल्यू ने जब्त किया है। 2024 में चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला और इसमें एक्शन तेज हो रहा है ईओडब्ल्यू का, क्या कुछ अपडेट? देखिए विष्णु के सुशासन की पहली कार्रवाई है ये और छत्तीसगढ़ में पहला मामला है जब राज्य प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। जो संपत्ति अटैच की गई है वो 16 संपत्ति है और वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में है। सबको अटैच कर लिया गया है जिसकी अनुमानित लागत करीब 8 करोड़ से ज्यादा है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है ये। सौम्या चौरसिया दर्शकों को हम खास तौर पर बता दें कि उप सचिव रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की और इनके ऊपर ईडी और सीबीआई ने भी कार्रवाई की थी, जेल में निरुद्ध थी और अभी सशर्त इनको जमानत पे रिहा किया गया है। लेकिन ईओडब्ल्यू की जो एक बड़ी कार्रवाई है इसको दूसरे अगर चश्मे से देखा जाए तो ये सुशासन की पहली कवायद है। जो विष्णुदेव यहाँ पे जनता के सामने पहले ही बोल दिए थे कि किसी भी प्रकार के कोई भी अपराधी अगर यहाँ पे घूम रहे हैं तो उनके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। उसके मद्देनजर ये कार्रवाई बड़ी मानी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले के जो तार इनसे जुड़े हुए थे, कोल के जो तार इनसे जुड़े हुए थे, उस पे भी ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि इसमें और भी कार्रवाई संभावित है उन्नति की। बिल्कुल, आगे देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो करेंगे अगली बड़ी खबर का। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन वाली सड़कों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से पहले गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने 17 सितंबर को ये निर्देश दिए थे और देखिए कहा गया था कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई जाएं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सड़कों को त्योहारों से पहले गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन वाले मार्गों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने बजट भी जारी कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य की सड़कों पर आपको गड्ढे दिखाई नहीं देंगे और आप आसानी से सफर कर सकेंगे। दरअसल सीएम योगी ने त्योहारों से पहले ही राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन संबंधित अधिकारियों के मुताबिक 15 नवंबर से पहले इस काम को पूरा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन वाले मार्गों को 2 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 4,35,772.49 किलोमीटर सड़कें हैं। इनमें से मानसून के मौसम में बारिश के चलते 53,521.79 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सीएम योगी ने 17 सितंबर को समीक्षा के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले ठीक करने और गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इनमें से अब तक 11,908.72 किलोमीटर सड़कें ही गड्ढा मुक्त हो पाई हैं। बाकी 41,613.07 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम चल रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, निर्देश त्योहारों को लेकर दिया गया है, कितनी तत्परता के साथ इन निर्देशों का पालन हो रहा है? हाँ बिल्कुल उन्नति, देखिए मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और बैठकों में उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है, चाहे विजयदशमी हो, दुर्गा पूजा चली रही है, दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है, तो तमाम इन सब चीजों को लेकर कि किसी तरह से आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, चाहे उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं।
पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठकें की है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको लगातार वो दिशा निर्देश देते रहे हैं और इसी क्रम में चाहे सड़कों की व्यवस्था जिनका आपने जिक्र किया है, तमाम जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सुधारने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, ताकि त्योहारी सीजन को लोग अच्छे से मना सके, किसी को किसी तरह से कोई असुविधा ना हो, किसी तरह से सुरक्षा का कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, और देखिए इन निर्देशों से कहीं ना कहीं राहत भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है, जहां किशोर वय संबंधों में सेक्सुअल रिलेशन मामला, जहां आपसी सहमति की उम्र क्या 18 साल से घटाकर 16 साल, आपसी सहमति की उम्र घटाने पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जहां किशोर वय संबंधों में सेक्सुअल रिलेशन के लिए आपसी सहमति की उम्र क्या 18 साल से घटाकर 16 साल कर दिया जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अभी पॉक्सो एक्ट के तहत आपसी सहमति की उम्र 18 है। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति से भी रिलेशन बनाता है फिजिकल, तो भी वो रेप ही माना जाएगा। इसके चलते किशोर वय रिश्तों से पनपने वाले यौन संबंध भी अपराध के दायरे में आ जाते हैं। तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई है कि आखिर क्या इसकी उम्र 18 साल से कम करनी चाहिए या नहीं। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करेगा, क्या दलीलें दी जाती हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? महत्वपूर्ण ये सुनवाई है, क्या कुछ दलीलें रखी जाएंगी इस दौरान? विवेक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बिल्कुल अपना सवाल दोहराया जी। क्या ये पूरा मामला और किस तरीके से देखिए दलीलें दी जाएंगी? अब क्या उम्र घटेगी, नहीं घटेगी, किस तरीके से सुनवाई होगी आज? बिल्कुल, दरअसल सवाल ये है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका अपॉइंट किया था, उनकी तरफ से भी यही दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जो इंदिरा जयसिंह थी, इनको अपॉइंट किया गया था, उन्होंने कहा था कि अगर आपसी सहमति से अगर कोई रोमांस सेक्स करता है तो उसकी जो सीमा है वो 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी जाए। तो उसके पीछे उन्होंने ये कहा था क्योंकि जो पॉस्को एक्ट है उसके तहत जो सहमति से संबंध बनाया जाता है वो 18 साल से कम की उम्र में अपराध माना जाता है। और जो जबकि जो आजकल जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से कम उम्र में ही जो संबंध बनाए जाते हैं, चाहे वो नैतिक माने जाए सामाजिक तौर पर या नहीं, लेकिन बावजूद इसके ऐसे बनते हैं, तो ऐसे पे जो पॉस्को एक्ट है उनके ऊपर लागू हो जाता है, जबकि ये कंसेंशुअल होता है। तो ऐसे में जो बढ़ती घटनाएं हैं उनको देखते हुए कि अगर इसमें परिवर्तन करके जो उसकी उम्र है वो 18 से घटाकर 16 कर दिया जाए तो ये उचित होगा। नहीं तो उन किशोरों के साथ किशोरों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पॉस्को के तहत अगर कोई जो 18 साल की उम्र की सीमा है उस सीमा को कम करके 18 की जगह 16 साल कर सकता है, इस पर विचार करेगा। क्योंकि अमेरिकस की रिपोर्ट भी तक की आ चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार इसका लगातार विरोध कर रहा है। ऐसे में जो लॉ के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा कोर्ट में। उसका कारण भी यही है क्योंकि जो कंसेंशुअल सेक्स होते हैं उसके बाद कुछ समय के बाद इसके ऊपर रेप के आरोप लगाते हुए जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं उनको देखते हुए जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन की जो की जो मिनिमम उम्र तय की गई है उसको घटाकर 16 करने पर विचार किया जाए या नहीं किया जाए। इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी या कानून में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। जी ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।